गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अध्याय 3 चुनावी राजनीति, उसके अंतर्गत आज का हमारा विषय है उम्मीदवारों का नामांकन। कि जो उम्मीदवार है उनका जो विभिन्न पार्टियां अपने जो उम्मीदवार है उनका चुनाव किस प्रकार करती है, तो यही हम यहाँ पर देखेंगे। हमने ऊपर देखा कि लोकतांत्रिक चुनावों में लोगों के पास वास्तविक विकल्प होना चाहिए, कि जब भी चुनाव होते हैं तो लोगों के पास विकल्प हो, ऑप्शन हो। मतलब बहुत सारी पार्टियों के बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो चुनावी मैदान में होने चाहिए। और यह तभी होगा जब किसी के भी चुनाव लड़ने पर लगभग किसी किस्म की बंदिश ना हो, किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध ना हो। तो हमारे देश में कोई भी व्यक्ति क्या है वो चुनाव लड़ सकता है। हमारी चुनाव प्रणाली ऐसा ही करती है, जो व्यक्ति मतदाता है वह उम्मीदवार भी हो सकता है। जो वोट डालने वाला है वो खुद भी क्या है चुनाव लड़ सकता है। सिर्फ एक फ़र्क यह है कि कोई भी व्यक्ति जिसकी उम्र 18 वर्ष की उम्र में ही वो वोट डालने का अधिकारी हो जाता है, 18 या 18 वर्ष से ऊपर का जो व्यक्ति है वो वोट डाल सकता है। जबकि उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है वो होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर उसको किसी प्रकार का चुनाव लड़ना है तो उसकी न्यूनतम आयु कितनी है, 25 या 25 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। और अगर क्या है वो वोट डालता है तो वोट डालने के लिए 18 या 18 वर्ष से ऊपर जो आयु है वो होनी चाहिए। उसके बाद देखिए उम्मीदवार बनने में भी अपराधियों वगैरह पर रोक है, लेकिन यह पाबंदी भी बहुत ही कम मामलों में लागू होती है। राजनीतिक दल अपने उम्मीदवार मनोनीत करते हैं या चुनते हैं जिन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह या समर्थन मिलता है। तो पार्टी अपना चुनाव चिन्ह उनको देती है। तो पार्टी के मनोनयन को आम बोलचाल की भाषा में टिकट कहा जाता है। जो पार्टी जिस उम्मीदवार को किसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए खड़ा करती है तो वो पार्टी क्या करती है, उस व्यक्ति विशेष को अपनी पार्टी का जो चिन्ह है वो देती है। तो चिन्ह जो है उस पार्टी को वो चिन्ह है चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है। कोई व्यक्ति अगर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहा है, किसी पार्टी का नहीं है, एक आज़ाद उम्मीदवार है, तो उसको भी चिन्ह है वो कौन देता है, चुनाव आयोग देता है। चुनाव लड़ने के इच्छुक हर एक उम्मीदवार को एक नामांकन पत्र भरना पड़ता है। तो एक नामांकन पत्र है उसको भरना पड़ता है जो चुनाव लड़ना चाहता है, और कुछ रकम जमानत के रूप में जमा करानी पड़ती है। हाल में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर उम्मीदवारों से एक घोषणा पत्र भरवाने का एक नया जो प्रणाली है उसकी शुरुआत की गई है। अब हर उम्मीदवार को अपने बारे में कुछ जानकारी देते हुए वैधानिक घोषणा करनी होती है। प्रत्येक उम्मीदवार को इन मामलों के सारे विवरण देने होते हैं। तो इनके बारे में जानकारी क्या है उस नामांकन पत्र के अंदर है वो देनी होती है। तो पहला क्या है, उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, कि कोई मामला, कोई आपराधिक मामला, कोई केस उसके खिलाफ क्या है वो अदालत में ना चल रहा हो तो उसकी जानकारी है वो देनी पड़ती है। दूसरा, उम्मीदवार और उसके परिवार के सदस्यों की संपत्ति और देनदारियों का ब्यौरा, कितनी उसकी देनदारी है और कितनी उसकी कुल संपत्ति है, इस बात का भी उसको क्या है ब्यौरा है वो देना पड़ता है। फिर है उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, कि उम्मीदवार की जो शैक्षणिक योग्यता है वो कितना पढ़ा लिखा है, इसकी जानकारी उसको देनी पड़ती है। इन सूचनाओं को सार्वजनिक किया जाना चाहिए या प्रत्येक व्यक्ति के सामने क्या है ये सूचनाएं हैं वो आनी चाहिए। इससे मतदाताओं को उम्मीदवारों द्वारा खुद के बारे में सूचना के आधार पर अपने फैसले करने का मौका मिलता है। तो जो वोटर है तो उसको क्या है वोट डालने के लिए क्या है वो इन सभी जानकारियों का प्रयोग कर सकता है। उसके बाद देखिए कि हमारे देश के अंदर जो उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता है वो इतनी ज़रूरी नहीं है, कि जब देश में क्या है सभी नौकरियों के लिए किसी न किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता जरूरी है, तो विधायक या सांसद महत्वपूर्ण जो पद हैं उनके चुनाव के लिए किसी किस्म की शैक्षणिक योग्यता की जरूरत क्यों नहीं है। तो सभी तरह के काम सिर्फ शैक्षणिक योग्यता के आधार पर नहीं होते। जैसे भारतीय क्रिकेट टीम के चुनाव के लिए
डिग्री की नहीं, अच्छा क्रिकेट खेलने की योग्यता ज़रूरी है। इसी प्रकार विधायक या सांसद की सबसे बड़ी योग्यता यह है कि वह अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, उनकी चिंताओं को समझे और उनके हितों के लिए क्या करे, काम करे। यह काम कर रहे हैं या नहीं, इनकी परीक्षा उनके लाखों वोटर हर 5 साल में तक रोज़ लेते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी विधायक या सांसद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो नहीं रखी गई है, क्योंकि जो सांसद है वो विधायक है, तो शैक्षणिक योग्यता उसके लिए ज़रूरी नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरी क्या है कि वो अपने क्षेत्र की समस्याओं, अपने लोगों की समस्याओं का किस प्रकार से वो समझता है, तो ये बातें ज़्यादा मायने रखती है। तो इसलिए क्या है, उनके लिए पढ़ाई या जो आपका शैक्षणिक योग्यता है वो ज़रूरी नहीं है। दूसरा क्या है, अगर शिक्षा या डिग्री की प्रासंगिकता को भी महत्व अगर दे दिया जाए तो यह जिम्मा लोगों पर छोड़ देना चाहिए कि वे शैक्षणिक योग्यता को कितना महत्व देते हैं। तीसरा क्या है, हमारे देश में शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाना एक अन्य कारण से भी लोकतंत्र की मूल भावना के खिलाफ है। इसका मतलब यह होगा कि देश के अधिकांश लोगों को चुनाव लड़ने के मौलिक अधिकार से उनको वंचित करना, कि हमारे देश के अंदर प्रत्येक वह व्यक्ति जिसकी उम्र 25 या 25 वर्ष से अधिक है वो चुनाव लड़ सकता है। तो अगर हम क्या करें, BA, BCom या MSc या स्नातक की डिग्री को अनिवार्य कर दे चुनाव लड़ने के लिए, तो हमारे देश के 90% से ज़्यादा नागरिक क्या हैं, वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ये तो क्या होगा कि हमारे देश के अंदर उन लोगों के को जो मौलिक अधिकार दिया गया है चुनाव लड़ने का अधिकार, तो उनका क्या होगा, तो उसका हनन होगा। तो इसलिए क्या है, हमारे देश के अंदर चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है, वो कोई महत्व नहीं रखती है। उसके बाद आप देखिए, फिर आता है चुनाव अभियान, कि चुनाव अभियान है वो कैसे चलता है। चुनावों का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपनी पसंद के प्रतिनिधियों, सरकार और नीतियों का चुनाव करने का अवसर देना है। इसलिए कौन प्रतिनिधि अच्छा है, कौन पार्टी अच्छी सरकार देगी या अच्छी नीति कौन सी है, इस बारे में स्वतंत्र और खुली चर्चा भी होना ज़रूरी है। चुनाव अभियान के दौरान यही सब होता है। तो क्या होता है चुनाव अभियान के दौरान, कि हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने और मतदान की जो तारीखें हैं, है ना, वोट डालने की जो तारीख है, उसके बीच आमतौर पर 2 सप्ताह का समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा। तो इस अवधि में या इस समय में उम्मीदवार मतदाताओं से संपर्क करते हैं, उनसे मिलते हैं, राजनेता चुनावी सभाओं में भाषण देते हैं और राजनीतिक पार्टियां अपने समर्थकों को सक्रिय करती है। इसी अवधि में अखबार और टीवी चैनलों पर चुनाव में से जुड़ी खबरें और बहसें होती हैं। पर असल में चुनाव अभियान सिर्फ 2 हफ्ते नहीं चलता। राजनीतिक दल या पार्टियां चुनाव होने के महीनों पहले इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। तो चुनाव की जो तैयारी होती है, जो विभिन्न जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके द्वारा जो रैलियां की जाती हैं, जो भाषण दिए जाते हैं, लोगों के से संपर्क बनाया जाता है, लोगों से मिलते हैं, किस लिए, ताकि वो उनके वोट हासिल कर सके। तो ये सब क्या है, इसी को हम बोलते हैं चुनाव अभियान। तो चुनाव अभियान के दौरान राजनीतिक पार्टियां लोगों का ध्यान कुछ बड़े मुद्दों पर केंद्रित करना चाहती है, उनका ध्यान कुछ बड़े मुद्दों की तरफ आकर्षित करना चाहती है। वे लोगों को इन मुद्दों पर आकर्षित करती है और अपनी पार्टी के पक्ष में वोट करने को कहती है। आइए विभिन्न चुनावों में विभिन्न दलों द्वारा उठाए गए कुछ सफल नारों पर गौर करें। कुछ नारे हैं वो दिए गए हैं अलग अलग सरकार के द्वारा अलग अलग समय में, और वो नारा क्या है, उस पार्टी की जीत के लिए उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था। पार्टी ने वायदा किया था कि वह सरकार की सारी नीतियों में बदलाव करके सबसे पहले देश से गरीबी हटाएगी। तो इस नारे के बल पर क्या है, देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनती है। ऐसा ही एक नारा 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में जनता पार्टी ने दिया, लोकतंत्र बचाओ। तो पार्टी ने आपातकाल, यानी हमारे देश के अंदर जो इमरजेंसी लगी थी उस समय कांग्रेस के टाइम में, के दौरान लोगों के साथ जो जायतियाँ हुई थी, जो बुरा बर्ताव हुआ था, उसको समाप्त करने और नागरिक आज़ादी को बहाल करने का वायदा किया कि नागरिकों को आज़ादी के साथ जीने का वो मौका देंगे। तो इस आधार पर क्या है, जो ये जनता पार्टी है वो चुनाव जीत जाती है।
ऐसे ही एक नारा है वो दिया गया 1977 में, वामपंथी दलों ने दिया पश्चिम बंगाल में के विधानसभा चुनाव में, ज़मीन जोतने वालों को का नारा दिया। तो इस आधार पर क्या है, जो वामपंथी दल हैं वो पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हुए या वो चुनाव जीते। ऐसे ही 1983 के आंध्र प्रदेश के विधानसभा चुनाव में तेलुगु देशम पार्टी के नेता एन.टी. रामाराव ने तेलुगु स्वाभिमान का नारा दिया। तो ये जो नारे हैं ये विभिन्न पार्टियों के द्वारा दिए गए, तो इन नारों ने महत्वपूर्ण जो उन पार्टियों की मदद की चुनाव जीतने में। लोकतंत्र में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को अपनी मर्जी के मुताबिक चुनाव प्रचार करने के लिए आज़ाद छोड़ देना ही सबसे अच्छा होता है, पर सभी दलों को उचित सम्मान या उचित अवसर उनको मिले, इसके लिए कई बार कुछ दखल देना जरूरी होता है। चुनाव के कानूनों के अनुसार कोई भी जो व्यक्ति है या कोई भी उम्मीदवार या कोई भी पार्टी कुछ काम है वो नहीं कर सकती चुनाव के दौरान। पहला, वो किसी भी मतदाता को प्रलोभन या उसको रिश्वत नहीं दे सकती, घूस नहीं दे सकती और धमकी नहीं दे सकती, धमका नहीं सकती है। दूसरा, उनसे जाति या धर्म के आधार पर वोट नहीं मांग सकती। तीसरा, चुनाव अभियान में सरकारी जो सामान है उनका इस्तेमाल नहीं कर सकती। चौथा, लोकसभा चुनाव में एक निर्वाचन क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा चुनाव में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो ये कुछ काम हैं जो चुनाव के दौरान विभिन्न जो पार्टियां वो नहीं कर सकती। अगर वे इनमें से किसी भी मामले में दोषी पाए जाते हैं तो चुने जाने के बाद भी उनका चुनाव रद्द हो सकता है। इन कानूनों के अलावा हमारे देश के सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की एक आदर्श आचार संहिता को भी स्वीकार किया है। तो हमारे यहाँ पे जो चुनाव होते हैं वो चुनाव होने के भी कुछ क्या है, रूल एंड रेगुलेशन है, नियम कायदे कानून है। तो सभी पार्टियाँ क्या करती है, उस चुनाव आचार संहिता को मानती है। तो इसमें उम्मीदवारों और पार्टियों को यह सब करने की मनाही होती है। जब देश के अंदर चुनावी आचार संहिता है वो लगती है तो विभिन्न जो पार्टियां वो क्या नहीं कर सकती, नंबर एक, चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल का प्रयोग नहीं कर सकती, किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद का प्रयोग नहीं कर सकता कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई नेता। दूसरा, सरकारी वाहन, विमान और अधिकारियों का चुनाव में उपयोग नहीं कर सकता, सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकता अपने चुनाव के अंदर। तीसरा, चुनाव की अधिघोषणा हो जाने के बाद, यानी चुनाव की जो डेट हैं वो एक बार अनाउंस हो जाने के बाद कोई भी मंत्री, सरकार के अंदर जो भी सरकार है उस सरकार का कोई भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री कोई भी है, वो किसी बड़ी योजना का शिलान्यास नहीं कर सकता, कोई बड़ी योजना की नींव नहीं रख सकता, उसकी शुरुआत नहीं कर सकता, बड़े नीतिगत फैसले या लोगों को सुविधाएं देने के लिए वायदे नहीं कर सकता। तो ये कुछ काम हैं जो क्या है, एक जो नेता है आचार संहिता के दौरान नहीं कर सकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे मतदान और मतगणना कि जो ये मतदान की जो प्रक्रिया है वो कैसे होती है और जो मतगणना है वो किस प्रकार होती है, इसके बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।